अरे भाई साहब, बिजनेस बढ़ाना है लेकिन पैसों का जुगाड़ नहीं, टेंशन क्यों ले रहे हो? FinanceSeva.com है ना। FinanceSeva.com आपके लिए लेकर आया है प्रोजेक्ट लोन, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, लोन विथ और विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी सब कवर, मैक्सिमम टेन्योर 10 साल तक और 2 साल की मोराटोरियम सुविधा, अप टू 80% प्रोजेक्ट फंडिंग, सब्सिडी भी अवेलेबल। नया या एग्जिस्टिंग बिजनेस दोनों के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी लोएस्ट सिर्फ 30% तक और लोन अमाउंट 100 करोड़ प्लस तक आसानी से। इतने सारे फायदे सुनकर तो मेरे पड़ोसी शर्मा जी भी बोल पड़े, ये तो सपना है। मैंने कहा नहीं जी, ये है FinanceSeva.com का प्रोजेक्ट लोन का मैजिक। FinanceSeva.com है डायरेक्ट मार्केटिंग एसोसिएट DSA, जो मल्टीपल बैंक्स और NBFC से आपके लिए बेस्ट प्रोजेक्ट लोन डील अरेंज करता है। बस अभी कॉल करें 9863020202 पे और विजिट करें FinanceSeva.com पे और अपने बिजनेस के सपनों को दो नई उड़ान। FinanceSeva.com लोन की परफेक्ट सेवा। और हाँ, ज्यादा जानकारी के लिए सुनिए हमारा पॉडकास्ट एक्सपर्ट के साथ। तो सर, आपने तो मतलब आपका 25 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपके तो बहुत ऐसे केसेस रहे होंगे जहाँ आपने ऐसे लोन्स करवाए होंगे। तो आप थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए, थोड़े केसेस बताइए, कुछ अच्छे केसेस की क्या प्रोसेस रहता है, कैसे आपने हेल्प करी अपने जो बोरोवर्स आपके क्लाइंट्स आए। एक हमारे क्लाइंट थे, वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह में डील करते थे। वो रिफिलिंग का काम करते थे, बड़े प्लांट से लेते थे और छोटे प्लांट्स में बेचते थे। उनका लगभग 30-35 करोड़ की टर्नओवर थी उस समय। ये है, उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उन्हें अपना खुद का प्लांट लगाना था, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का प्लांट खुद का लगाना था, जिसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग 40 करोड़ के आसपास थी, जिसमें 30 करोड़ रुपए प्लांट की कॉस्ट थी और 10 करोड़ के आसपास उसकी इम्पोर्ट ड्यूटी थी। राइट। तो जब हमने उनका पूरा बिजनेस मॉडल समझा तो फिर हमने उनको कुछ सजेशन दिए, उससे ओवरऑल कॉस्ट उनकी काफी कम आ गई। उनका ये प्लांट जो है हरियाणा में लगना था, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने उनको एडवाइस दी कि हम लोग इसमें एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं, जिससे आपकी इम्पोर्ट ड्यूटी इमीडिएटली बच जाएगी, जो कि इम्पोर्ट ड्यूटी लगभग 10 करोड़ के आसपास थी। उसके बाद हमने उनको सजेशन दिया कि भाई अपना लोन जो है हम लोग इंडियन करेंसी में ना लेके फॉरेन करेंसी में लेते हैं, क्योंकि उनका प्लान ये था कि उनकी ऑलरेडी कंपनी थी और वो वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं बैंकॉक में और वो फर्दर वहीं बैंकॉक में सेल करते हैं। तो इस केस में हमने सिडबी के साथ में फॉरेन करेंसी टर्म लोन के लिए अप्लाई किया, जो कि उस समय इंटरेस्ट रेट 5.5% था। आप समझ, एक सही लोन प्रोडक्ट, एक सही स्कीम समझने से लगभग उनको 15 करोड़ रुपए का बेनिफिट हो गया। तो अगर वो यही लोन इंडियन करेंसी में लेते तो क्या डिफरेंस? तो 9% ब्याज लगता। अच्छा, तो इंटरेस्ट रेट कम हो गया, बहुत कम हो गया, बिल्कुल 4% के आसपास। और उनकी नेचुरल हेजिंग होगी, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करते तो उनके पास डॉलर ही आता, राइट। और उन्होंने लोन भी डॉलर में ही ले लिया, तो उनको कन्वर्जन नहीं करना पड़ा। तो एक तरह से नेचुरल हेजिंग भी हो गई, ओवरऑल फाइनेंस कॉस्ट भी कम हो गई। हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट दृष्णा एंड वेलकम है आपका फाइनेंस की बात फाइनेंस सेवा के साथ पॉडकास्ट चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट लोन के बारे में, स्पेशली फॉर द MSMEs। आज हमारे साथ जुड़ेंगे CA विकास जैन in this podcast who has 25 plus years of experience in this field, and वो शेयर करेंगे अपनी expertise regarding the project loan। वेलकम है विकास जी आपका आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू दृष्णा, थैंक यू लिसनर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट लोन के बारे में। आप थोड़ा, आपको 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है, आप थोड़ा लाइट डालिएगा कि क्या क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं प्रोजेक्ट लोन दिलवाते टाइम, कैसे कस्टमर्स होते हैं, कैसे बोरोवर्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेस रहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। श्योर। तो सर, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आप वैसे तो आई थिंक हमारी जो ऑडियंस होगी वो जानती होगी प्रोजेक्ट लोन क्या होता है, पर आप फिर भी एक बार बता दीजिए हमारी ऑडियंस को दैट व्हाट एग्जैक्टली प्रोजेक्ट लोन इज।
ओके ठीक है, मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली प्रोजेक्ट लोन क्या होता है, जब भी कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, चाहे वो ट्रेडिंग का बिजनेस हो, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री का बिजनेस हो, या मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाना हो, उस सब के लिए जो लोन की जो कैपेक्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए जो बैंक लोन देता है उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट लोन। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में वो लैंड खरीदेगा, फिर उस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेगा, उसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी वगैरह भी लगेगी। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उसके लिए बैंक उसको टर्म लोन देता है। उस टर्म लोन को ही प्रोजेक्ट लोन कहते हैं। अब सेम सिचुएशन सर्विस सेक्टर में भी हो सकती है। सर्विस सेक्टर में कोई मान ली आईटी कंपनी है, तो उसको काफी कंप्यूटर्स भी लेने होंगे, मशीनरी चाहिए, उसके इक्विपमेंट्स चाहिए, सर्वर की रिक्वायरमेंट्स होगी, तो उसके लिए भी बैंक टर्म लोन देते हैं। उसको भी प्रोजेक्ट लोन ही कहते हैं। अब तीसरी कैटेगरी आती है ट्रेडिंग की। मान लीजिए कि किसी ने शॉप मान लो खरीदनी है और उसकी शॉप का फर्दर काम करना है, तो वो फर्नीचर भी लेगा, उसकी शॉप की खरीदने के हाँ सब रहेंगे। तो इन सब के लिए जो पैसा दिए जाते हैं उसको भी प्रोजेक्ट लोन कहते हैं। तो सर आज हम वीडियो में ज़्यादा डिटेल डिस्कशन प्रोजेक्ट लोन का भी करेंगे, और साथ ही साथ जो एमएसएमई होती हैं, जैसे कि आपको पता है कि मोर देन 6 करोड़ एमएसएमई हैं इंडिया में। तो हम इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे, जिससे जो एमएसएमई ओनर्स हैं तो उनका भी प्रोजेक्ट लोन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हों वो कवर हो जाएं। तो सर पहले आप बताइए एमएसएमई होता क्या है। वैसे तो सबको पता होगा मेजरली, बट स्टिल आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। श्योर। आज देश में लगभग 6.2 करोड़ एमएसएमई हैं, जिसमें 5.5 करोड़ माइक्रो कैटेगरी में आते हैं। राइट। तो जो माइक्रो कैटेगरी में आते हैं उनके पास अच्छे प्रोफेशनल या फाइनेंशियल कंसल्टेंट नहीं है, उनको खुद भी नॉलेज नहीं होती है। तो ये उनके लिए बहुत जरूरी है कि प्रॉपर कंसेप्ट को समझे, कभी लोन की रिक्वायरमेंट्स है तो उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। अब मैं बताता हूँ कि किनको माइक्रो कहते हैं, कौन से स्मॉल कैटेगरी में आते हैं और कौन से को मिड कॉर्पोरेट में आते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट ने 2025 में पुरानी डेफिनेशन को रिवाइज किया है। यस, अब नई डेफिनेशन बजट के बाद ये है कि माइक्रो कैटेगरी में वो इंटरप्राइजेज आते हैं जिनका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ से कम हो और जिनकी टर्नओवर 10 करोड़ से कम हो। स्मॉल कैटेगरी में वो एंटरप्रेन्योर्स आते हैं जिनका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ तक है और जिनका टर्नओवर 100 करोड़ के नीचे है। उसके बाद कैटेगरी आती है मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसमें इंटरप्रेन्योर्स का अपना इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 125 करोड़ तक हो और जिनका टर्नओवर 500 करोड़ के नीचे हो। इसके अलावा जो कैटेगरी बच जाती है वो लार्ज की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो मतलब लगभग मोर देन 80% जो हमारे एमएसएमईज हैं उसमें माइक्रो 87% माइक्रो मेजर कैटेगरी है। यस। तो इन माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि वो लोन कैसे ले सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता होता प्रोसेस। बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर ओनर या तो वो उनका मार्केटिंग का बैकग्राउंड होता है या वो टेक्निकल लोग होते हैं, उनके पास प्रोफेशनल होता भी नहीं भी होती है, साथ साथ उनके पास कंसल्टेंट भी प्रॉपर नहीं होते। तो उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि फाइनेंस वो कैसे अरेंज करें, कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स है जहाँ वो इस तरह का प्रोजेक्ट लोन ले सकते हैं, कौन बैंक उनको सस्ता लोन दे सकता है, कौन सा लोन प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा है। तो सर इसी बात पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, जो ये लोन लेने की एलिजिबिलिटी है एमएसएमई की, प्रोजेक्ट लोन लेने की, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है? देखिए ये कई बातों पर डिपेंड करता है। जब भी आप किसी बैंक के पास फर्स्ट टाइम लोन लेने जाते हैं या कोई नई यूनिट सेटअप करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले तो बैंक देखता है आपकी सिविल रिपोर्ट। सिविल, अगर आपकी सिविल सही है, आपने पुराना कोई भी लोन डिफॉल्ट नहीं किया है, तो आपका चांस है कि बैंक आपको लोन दे देगा। उसके अलावा फिर आप बोरोवर का प्रोफाइल देखते हैं कि इनका कोई पास बैकग्राउंड है नहीं, इनको कुछ एक्सपीरियंस इस लाइन में है नहीं, या वैसे ही चालू कर दिया है। तीसरी कैटेगरी आती है कि बैंक देखता है इनके पास कोई कोलेटरल सिक्योरिटी है या नहीं। राइट। अगर उसके बेसिस पर भी अगर बहुत ज्यादा रिस्की प्रोडक्ट कोई भी लोन है तो बैंक कहता है भाई नहीं, हमें इतनी सिक्योरिटी मिलेगी, तो वो दे फील मोर कंफर्टेबल। अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है
तो उनके फाइनेंशियल वगैरह आइडियाज वगैरह भी देखे जाएंगे कि पास में उन्होंने क्या किया है, कोई वही बताया जाए, वो बताता है प्रमोटर के बारे में या एंटरप्रेन्योर के बारे में कि उनको स्टेटस क्या है, उन्होंने पहले क्या किया है, क्या वेंचर पहले किया था, तो उसमें उन्होंने कितनी सक्सेस मिली है। तो उनके जो फाइनेंशियल होंगे, उनकी जो बैलेंस शीट होगी, वही बता पाएगी कि इनकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। तो सर जैसा कि होता है, माइक्रो अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ऑब्वियसली बात ये होगी कि उसके पास कोलैटरल रखने के लिए कुछ होगा नहीं, गिरवी रखने के लिए, जैसे लोग प्रॉपर्टी वगैरह रख देते हैं, नहीं होता है मोस्टली लोगों के पास। तो इस केस में कोलैटरल फ्री लोन मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स निकाली हैं, वो मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे सभी लोगों को, ऑडियंस को भी पता चले कि उनके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम अवेलेबल है। सबसे पहले आती है मुद्रा लोन स्कीम, जो 2015 में गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। मुद्रा लोन में 10 लाख तक पहले लिमिट थी, अब गवर्नमेंट ने उसमें बढ़ा के 20 लाख रुपए तक कर दी है। अच्छा। यानी कि 20 लाख रुपए तक कोई भी बिना सिक्योरिटी के लोन इस स्कीम में ले सकता है। उसके बाद एक और स्कीम है जिसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। इस स्कीम में सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, जो वो भी बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के। इसमें जनरली सीईटी एमएससी में बैंकर्स कवर कर लेते हैं और सम टाइम वो सिक्योरिटी भी मांग सकते हैं। इसमें एक और अच्छा बेनिफिट है कि इसमें कैपिटल सब्सिडी भी मिलती है, जो कि 15% से लेकर 35% तक है। मान लीजिए किसी ने 40 लाख का लोन लिया, तो 35% मतलब हो गया कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 14 लाख का उनका लोन को रिपेमेंट नहीं करना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होगा। तो ये एक बड़ी राहत है, आप समझिए, नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो अगर किसी को इस स्कीम के बारे में नहीं पता है और वो नया सेटअप करना चाहते हैं जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। ये स्कीम नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, तो इसका मैक्सिमम ऑडियंस को अवेल करना चाहिए। भाई, अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है तो उसका फ़ायदा उठाइए। बिल्कुल जी। तो सर ये जो बैंक्स होते हैं, ये इंटरेस्ट रेट कैसे फिक्स करते हैं, जो वो लोन पे इंटरेस्ट रेट अपना रखते हैं, कैसे? हाँ, इसमें देखिए, एक तो बैंक का अपना बेस रेट होता है, इसको एक्सटर्नल बेस रेट भी कहते हैं। उस पे वो अपना एक मार्कअप रखते हैं, एक मार्जिन रखते हैं, डिपेंड ऑन द कि उस प्रोडक्ट में रिस्क क्या है, उस बोरोवर के पास रिस्क क्या है। उनकी अपनी इंटरनल रेटिंग भी बैंक अपनी करता है कि उसी के बेसिस पर रेट डिसाइड होता है। ओके। तो सर एक हम ये डिस्कस कर रहे हैं प्रोजेक्ट लोन, और एक होता है वर्किंग कैपिटल लोन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, जो प्रोजेक्ट लोन होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए मिलता है, और जो वर्किंग कैपिटल है वो स्टॉक खरीदने के लिए, और जो हम मार्केट में पैसा उधार देते हैं उसको फाइनेंस करने के लिए बैंक देता है। बिना वर्किंग कैपिटल के लिए बिजनेस को रन करना बहुत टफ होता है। लेकिन कई लोग यहाँ बड़ी गलती करते हैं, उनको पता नहीं होता कि वो टर्म लोन क्या होता है और वर्किंग कैपिटल क्या होता है। देखिए, टर्म लोन जो होता है कि लॉन्ग टर्म मिलता है, लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, जिसका टेन्योर मतलब 7 साल भी हो सकता है, इवन 10 साल तक के लिए हो सकता है। वर्किंग कैपिटल ईयरली बेसिस पर मिलता है, वो वर्किंग कैपिटल साइकिल पर डिपेंड करता है, राइट। तो जो टर्म लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, कई बार मान लो उन्होंने मशीन खरीदनी है और वो उनके पास वर्किंग कैपिटल सीसी लिमिट में कुछ पैसा अवेलेबल है, तो वो क्या मशीन खरीद लेते हैं। तो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी सारी बैलेंस शीट डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ, तो इसीलिए लोगों को अवेयर होना, जो बोरोवर्स हैं उनको अवेयर होना बहुत जरूरी है कि भाई पैसा किस तरह का पैसा ले। मैंने कहा था लोन प्रोडक्ट समझना ही बहुत जरूरी है, राइट, कि कौन सी मेडिसिन किस मरीज को मतलब काम में आएगी, ये डॉक्टर ही आपको सही बता पाएगा एक्चुअली। तो इसमें कंसल्टेंट ही आपको बता सकता प्रॉपर है बता कि पाएगा आपके लिए लोन कौन सा स्कीम कौन सा प्रॉपर है, उसमें मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं। अब किसी हो सकता है सब्सिडी मिलने वाली हो किसी स्टेट गवर्नमेंट से, और पीएमईजीपी से भी सब्सिडी मिल रही है, तो इट इज बेटर कि भाई पीएमईजीपी में लोन। पीएमईजीपी क्या होता है सर? पीएमई प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, मतलब जो मैंने अभी पहले एक्सप्लेन किया है, जिसमें 35% तक कैपिटल सब्सिडी अवेलेबल है। यस। तो सर ये हमने 2 स्कीम तो अभी तक डिस्कस कर ही ली ब्रीफली। एक सर स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम,
उसके बारे में थोड़ा। हाँ बिल्कुल, हाँ ये भी एक हम्म। स्कीम है। ये बेसिकली SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। अच्छा। पहले ये लिमिट 1 करोड़ रुपए तक थी, अब इस हम्म। लिमिट को गवर्नमेंट ने 2 हम्म। करोड़ बढ़ा दिए इस साल, हम्म। लास्ट ईयर से हम्म। ही। तो अब 2 करोड़ तक SC हम्म। ST या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को 2 करोड़ तक बिना सिक्योरिटी के हम्म। लोन मिल सकता है। अगर कोई प्राइवेट हम्म। लिमिटेड कंपनी है या हम्म। कोई पार्टनरशिप फर्म है हम्म। जिसमें मेल मेंबर भी है और हम्म। फीमेल मेंबर भी है, तो उस केस में फीमेल मेंबर का शेयर होल्डिंग 51% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो ओके। 51% से ज़्यादा है तो हम्म। वो स्टैंड अप इंडिया हाँ। स्कीम का बेनिफिट अवेल कर सकती ओके। है। नेक्स्ट स्कीम है CGTMSE लोन हम्म। स्कीम। इस स्कीम में पहले 5 करोड़ तक अनसिक्योर्ड लोन गवर्नमेंट देती थी, गवर्नमेंट उसकी गारंटी देती थी। अब इस गारंटी को 10 करोड़ तक के लिए कर दिया गया ओके। है ना। एक और स्कीम है जिसको बोलते हैं स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम, जो स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी स्कीम है, जिसमें गवर्नमेंट 20 करोड़ रुपए तक का अनसिक्योर्ड लोन की गारंटी देती है। स्टार्टअप इंडिया के बारे में थोड़ा बताइए सर। हाँ, स्टार्टअप इंडिया कुछ कंडीशंस है। कोई एंटरप्रेन्योर्स ऐसा प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है जो काफी इनोवेटिव है, अच्छा। इनोवेशन से रिलेटेड है, जिससे मास बेनिफिट प्रोडक्ट, होगा पब्लिक हाँ का, पब्लिक बहुत को ज्यादा। बेनिफिट होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स को DPIIT में पहले रजिस्टर्ड कराना मैंडेटरी है। ओके। उसके बाद ही वो इस स्कीम को बेनिफिट ले सकते हैं। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एक बड़ी और स्कीम लॉन्च की है। अच्छा, गारंटी इतनी सारी स्कीम्स के बाद में और स्कीम हाँ है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अरे। क्योंकि क्या होता था कि जितना इंडिया में मान ली चाइना से काफी बिजनेस आ रहा है, राइट, उनकी कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी ऑलरेडी वहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। अब यहाँ पे हमारे इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स को चाइना से कम्पीट करना है या बाहर की कंट्री का बिजनेस इंडिया में लेके आना है, तो उनको हाईली कैपेक्स करना पड़ेगा प्लांट एंड मशीनरी में। तो वो उनकी कॉस्ट बहुत आती है। कई जगह 50 करोड़ भी इन्वेस्टमेंट होता है, कई जगह 100 करोड़ भी होता है। तो अब इंडिया में पहले प्रॉब्लम ये थी कि बैंकर कहता था भाई अगर 100 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी लगाना है तो भाई तुम कम से कम 50 करोड़ की प्रॉपर्टी हमारे पास पहले मॉर्गेज करो, तब हम भाई आपको प्लांट एंड मशीनरी के लिए लोन दे पाएंगे। तो इस सिचुएशन में एंटरप्रेन्योर्स के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ा पा रहे थे प्रोडक्शन की। और जब तक कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी उनकी सेल कैसे बढ़ेगी, जब तक सेल नहीं बढ़ेगी तो आगे इंडिया का एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा या प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगा। तो गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नई स्कीम लास्ट ईयर ही लॉन्च की है, जिसको म्यूचुअल गारंटी स्कीम कहते हैं। इसमें यह है कि 100 करोड़ तक अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी के लिए लोन मिलता है तो उसमें 60% गारंटी गवर्नमेंट देती है, मतलब 60% मतलब 60 करोड़ तक। तो उसके बाद 40% ही बच जाता है, वो बैंक अपने हिसाब से उसको रिस्क कवर कर सकता है। हो सकता है कुछ पार्ट वो अपनी प्रॉपर्टी से ले ले या कुछ और चीजों से ले ले। तो ये बड़ी अच्छी स्कीम है कि मतलब अप टू 100 करोड़ तक के लोन तक बिना सिक्योरिटी के लोन की पॉसिबिलिटी अब बन गई है। पहले जबकि ये 10 करोड़ तक थी CGTMSE स्कीम के केस में, और स्टार्टअप के केस में 20 करोड़ रुपए। तो सर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और मतलब जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे SIDBI हो गया वगैरह, इनके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ देखिए, SIDBI जो है बेसिकली MSME को फंड करने के लिए दिया गया है। ओनली फॉर MSME? हाँ, ये बेसिकली MSME को ही फंड करता है। और इसकी खासियत ये है कि ये कई गवर्नमेंट के बिहाफ पर स्कीम्स को रन करता है जो कि MSME के लिए बेनिफिशियल होती हैं। इनके रेट्स भी काफ़ी कंसेशनल होते हैं। ये प्रोजेक्ट लोन भी देते हैं, ये मशीन लोन भी देते हैं, ये वर्किंग कैपिटल और मशीन लोन दोनों के लिए फंड देते हैं। इंटरेस्ट लगता है इनके? हाँ, इंटरेस्ट लगता है, बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट होता है। तो ये बड़ा बेनिफिशियल है। MSME कोई अगर मशीन सेटअप करना चाहता है तो ये 50 करोड़ रुपए तक बहुत बिना सिक्योरिटी की भी लोन देते हैं। और सर जैसे नाबार्ड हो गया और भी बहुत सारे फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इनका लाभ कौन कौन उठा सकता है, किसके लिए हैं ये इंस्टीट्यूशंस? देखो, नाबार्ड में ये है कि ये लोग एग्री प्रोडक्ट्स में जनरली डील करते हैं कि जनरली कोई सी कोल्ड चेन बनानी है, कोई पॉली हाउस वगैरह बनाना है, तो उस केस में नाबार्ड फाइनेंसिंग अरेंज करता है। ओके।
तो सर मैंने सुना है एक और इंस्टीट्यूशन है एडा करके, ये भी फंडिंग वगैरह करता है, तो ये किस फील्ड में करते हैं? बेसिकली इनका कोर एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट है या हम्म। फाइनेंसिंग है, वो रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करते अच्छा। हैं, जिसमें हाइड्रो हम्म। प्रोजेक्ट हो सकते हैं, हम्म। इसमें विंड से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, हम्म। इसमें सोलर से रिलेटेड हम्म। प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। ये हम्म। काफ़ी फ्लेक्सिबल टर्म्स होते हैं, हाँ, जो हाँ। लोग बिना सिक्योरिटी के काफ़ी बड़े अच्छा, ये भी लोन्स कोलैटरल हाँ फ्री। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं बोरोवर एक को? तो इनका ये है कि ये सिक्योरिटी पे इनका फोकस कम हाँ, होता हाँ। है। ये ओके। प्रोजेक्ट की जो एसेट्स होती हैं हाँ। उन्हीं को फाइनेंस करते हैं। हाँ, हाँ। जैसे हमारे एक क्लाइंट है, उन्होंने 24 मेगावाट का प्रोजेक्ट अभी ओके। राजस्थान में लगाया है। ओके। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट उनकी 100 करोड़ के आसपास हम्म। थी, और एडा ने उनको 80 करोड़ का लोन दिया है, वो ओके। भी विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी। मतलब अच्छा। सिर्फ जो प्लांट है हम्म। 100 करोड़ का वही मॉर्गेज किया है, और ओके। रेट भी काफ़ी अच्छे दिए हाँ, हैं, हाँ। 9.4%। हम्म। और इसके अलावा रिपेमेंट पीरियड भी 15 साल तक का दिया है, हम्म। कई केसों में ये 20 साल तक भी दे देते हैं, जिससे कि प्रोजेक्ट बड़े कैपेक्स को फाइनेंस कराना काफ़ी इजी हो जाता है, बोरोवर के लिए उसका रिपेमेंट करना काफ़ी इजी हो जाता है, और प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे तरीके से वायबल होता है। ये बैलूनिंग का भी ऑप्शन देते हैं। बैलूनिंग ऑप्शन मतलब क्या होता है कि अगर इनिशियली चूंकि प्रोजेक्ट में कैश फ्लो कम रहता है, राइट, तो अगर हम कोई भी बैंकर या लेंडर शुरू से ही ईएमआई हाई कर देगा तो प्रोजेक्ट को सरवाइव करना, उसको वायबल बनाना बड़ा टफ होगा। तो बैलूनिंग में क्या होता है कि इनिशियल ईएमआई कम होती है, जैसे प्रोजेक्ट में रेवेन्यू बढ़ता है वैसे ही ईएमआई बढ़ती जाती है। तो ये एक बड़ा ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन है, कई लोगों को नहीं पता होता। तो जब भी कोई एंटरप्रेन्योर लोन के लिए जाए अपने बैंकर के पास, तो जरूर इस बारे में बात कर सकते हैं। तो सर ये तो हमने बहुत सारे एरियाज कवर कर लिया अभी तक। अब जैसे एक्सपोर्टर्स हैं इंडिया में, बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट करते हैं बाहर कंट्रीज में सामान, तो इनके लिए भी कोई स्पेशल स्कीम या इंस्टीट्यूशन है जो फंडिंग करे या लोन प्रोवाइड करे? बिल्कुल हाँ, इंडिया का एक जिम बैंक है जो एक्सपोर्टर्स के लिए एक्सक्लूसिव फंडिंग करती है। वो ऐसे प्रोजेक्ट्स फंड करती है जो कि ऑप्शन और बैंक्स में जनरली नहीं होते। जैसे कि मान लो किसी को प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करना है, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट मान लो कोई सिविल कॉन्ट्रैक्टर है जो ब्रिजेस बनाता है, कोई ऐसा काम करता है, और से आउट ऑफ इंडिया मान लीजिए काम मिला हुआ है, कोई बड़ा 500 करोड़ का काम मिला हुआ है, और उसको फंड की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जो अदर इस तरह के प्रोजेक्ट्स में अदर इंडियन बैंक ना फंडिंग नहीं करते, कोई उनका वहाँ एक्सेस नहीं है, या वो कहते हैं भाई इतना फंडिंग हम लोग नहीं दे सकते। इस तरह के केसेस में क्योंकि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए, तो एक्जिम बैंक उस केस में वहाँ की जो भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इस तरह के प्रोजेक्ट्स में आती है, चाहे वो एलसी के फॉर्म में हो, बैंक गारंटी के फॉर्म में हो, तो एक्जिम बैंक इस तरह के लोन्स को देता है। वो एक्सपोर्टर के लिए कई स्कीम्स मतलब चलाता है। एक और एग्जांपल बताऊं कि जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनकी एलसी जो आती है मेजरली, वो किसी एलसी क्या होता है? हाँ, एलसी मतलब होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, मतलब एक तरह से इट्स अ सॉर्ट ऑफ गारंटी कि हम कोई माल मान लो अफ्रीका भेज रहे हैं, तो वहाँ का लोकल बैंक एक गारंटी देता है कि भाई माल आने पर वो उसका बैंक जो है एक टाइम पीरियड के बाद उसकी रिपेमेंट कर देगा, राइट। क्योंकि सॉर्ट ऑफ गारंटी एक सॉर्ट ऑफ गारंटी है। लेकिन क्योंकि जो अफ्रीकन कंट्रीज की जो बैंक्स हैं उनकी रेटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो इंडियन बैंक उनके ऊपर रिस्क नहीं लेते जो है, राइट। तो एक्जिम बैंक सिर्फ इकलौता बैंक है जो इस तरह की एलसीज को डिस्काउंट कराता है, और उसके बेसिस पर हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फंड मिल जाता है। इंडिया का ही इंस्टीट्यूशन? हाँ, ये इंडिया का, हाँ इसको हाँ इंडिया का एक्जिम बैंक है बेसिकली। ओके। तो सर ये तो हमने कवर कर लिया कि कैसे सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह एक्सपोर्टर्स के लिए क्या क्या हमारे पास स्कीम्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। अब जो प्रोसेस है करने का, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, तो क्या हम इसके लिए ऑनलाइन भी कर सकते हैं? अगर ऑनलाइन नहीं कर सकते, ऑफलाइन का क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा बताइए। हाँ देखिए, इसमें दो तरह से कोई भी बोरोवर अप्लाई कर सकता है। एक तो रेगुलर ब्रांच विजिट करके जाए, अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करे, अपने क्रेडेंशियल सबमिट करे। दूसरा ऑप्शन होता है, गवर्नमेंट ने और फर्दर फैसिलिटी दी है, गवर्नमेंट 2 आज की डेट में पोर्टल को मैनेज कर रही है। एक पोर्टल है जिसमें जनसमर्थ.in और दूसरा पोर्टल है
PSB लोन इन 59 मिनट्स। मतलब बेसिकली जब कोई भी बोरोवर अपना प्रोजेक्ट, अपने GST रिटर्न, अपना बैंक स्टेटमेंट, अपना KYC और अपना पैन कार्ड और ये सारा ऑनलाइन दोनों वेबसाइट पे सबमिट करता है, तो एक इन प्रिंसिपल लेटर सैंक्शन का निकल के जनरेट होके आता है। उसके बाद वो फर्दर बैंक में जा सकता है लोन अवेल करने के लिए। तो ये ऑनलाइन प्रोसीजर भी मैंने आपको बताया और नॉर्मल रेगुलर प्रोसीजर भी आपको बताया कि डायरेक्टली आप बैंक में विजिट करिए नियर बाई ब्रांच में और वहाँ अपने क्रेडेंशियल सबमिट कीजिए। उनको आपका प्रपोजल अच्छा लगेगा, वायबल लगेगा, तो डेफिनेटली बैंक आपको लोन देगा। ओके सर, थोड़ा NBFC और जो ये फिनटेक लोन्स होते हैं, थोड़ा इस पे भी बताइए कुछ। हाँ, देखिए नए केसेज में तो ये लोग अभी लोन नहीं देते NBFC या फिनटेक। ये मिनिमम उनको क्या है कि वो 6 महीने या 1 साल का ऑपरेशन देख लेंगे तभी वो लोन देते हैं। प्रोजेक्ट लोन के लिए हाँ ऑप्शन डेफिनेटली बहुत लिमिटेड है। आप कह सकते हो जो गवर्नमेंट बैंक है जनरली वो आगे आते हैं या सिडबी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है जो आगे आते हैं जो प्रोजेक्ट लोन को फैसिलिटेट करते हैं। प्राइवेट बैंक जनरली 2-3 साल का विंटेज मांगते हैं तभी वो किसी उसमें मतलब इंटर करते हैं। अदरवाइज नॉर्मली वो लोग प्रोजेक्ट लोन नहीं करते क्योंकि प्रोजेक्ट लोन काफ़ी रिस्की होता है। किसी वजह से, टेक्निकल की वजह से या किसी वजह से हो सकता है कि वो टाइम से प्रोजेक्ट ना चालू कर पाए, तो ये सिचुएशन कई बनती है। तो इसीलिए प्राइवेट बैंक उतने एग्रेसिव नहीं है प्रोजेक्ट लोन के लिए। प्रोजेक्ट लोन के ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड है, या तो गवर्नमेंट बैंक में जाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट खुद चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो, एंटरप्राइज सेटअप हो, पर बैंक तो अपना फायदा देखेंगे जो प्राइवेट बैंक है। हाँ, बिल्कुल राइट। तो सर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और एक होता है बिजनेस लोन, इसमें कुछ डिफरेंस थोड़ा बताइए क्या होता है? देखिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर मान लो आपके पास प्रॉपर्टी है और आपने मान लीजिए कि कोई नया फैक्ट्री सेटअप करना है या इवन आपको लगता है कि अपने बिजनेस में नीड है, तो आप वो प्रॉपर्टी चाहे रेजिडेंशियल हो, कॉमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो, उसको बैंक को मॉर्गेज करके लोन ले सकते हो। आज की डेट में इसका इंटरेस्ट लगभग 8 से 9% के बीच में रहता है और ये प्रॉपर्टी वैल्यू का 85% तक का लोन बैंक से या NBFC से मिल जाता है। बिजनेस लोन जनरली अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं इनको। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% से लेके 30% तक ईयरली हो सकता है और इसका रिपेमेंट पीरियड जनरली 3 ईयर्स से लेके 5 ईयर्स के बीच में होता है। ओके तो सर जैसे जो MSMEs हैं या कोई प्रोजेक्ट लोन लेना चाहता है कोई और भी MSMEs के अलावा, तो कोई टैक्स बेनिफिट्स होते हैं उन्हें? देखिए जो भी लोन अगर कोई प्रोजेक्ट लोन या वर्किंग कैपिटल लोन कोई भी लेता है तो उस केस में जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो एज ए एक्सपेंसेस एज ए बेनिफिट मिलता है। मतलब जो बोरोवर है वो ये अपने बिजनेस में एज ए एक्सपेंसेस क्लेम कर सकता है। और उस पर टैक्स बेनिफिट अवेल कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा कोई सब्सिडीज अगर गवर्नमेंट ने निकाली? हाँ, देखिए 2 तरह से सब्सिडीज हैं। कुछ सब्सिडी ऐसी हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है, कुछ सब्सिडी है जो स्टेट गवर्नमेंट रन करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ लिमिटेड हैं सब्सिडी आप कह सकते हो, जैसे कोल्ड चेन के लिए है। पहले पुरानी सब्सिडी फूड प्रोसेसिंग यूनिट में भी काफ़ी थी जो कि गवर्नमेंट ने अब कम कर दी है। ऐसे रीजन कोई कम करने नहीं, बट जब से मोदी जी आए तो डेफिनेटली कुछ चेंजेज हुए हैं। वो तो हर गवर्नमेंट का अपना परसेप्शन है, अपनी काम करने का तरीका है, तो वो अलग चीज़ है। अच्छा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है, कुछ स्कीम है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की है, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट की अलग स्कीम्स है, यूपी गवर्नमेंट की कभी स्कीम है। तो यहाँ भी 2-3 तरह से सब्सिडीज मिल रही हैं। एक बोलते हैं जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्सिडी, मतलब कैपेक्स के लिए जो मिलती है। जनरली ये 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है। मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में की है तो उसको 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी स्टेट से मिल सकती है। दूसरी तरह कैटेगरी सब्सिडीज होती है इंटरेस्ट सबवेंशन सब्सिडी। मान लीजिए किसी ने बैंक से लोन 9% पे लिया है और उसकी स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि आप फैक्ट्री लगाते हो तो 5% का इंटरेस्ट का सबवेंशन वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो इस केस में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% रह जाएगा। इसके अलावा GST में भी इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर GST सब्सिडी भी मिलती है, जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, उस समय तक जो स्टेट का GST है वो बोरोवर को पे
नहीं करना पड़ेगा। हम्म। तो सर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सब्सिडीज़ हो गई, बेनिफिट्स हो गए, अब जो है स्टेट गवर्नमेंट भी देती है सब्सिडीज़ और बेनिफिट, तो जो बोरोअर है वो क्या दोनों साथ में अवेल कर सकता है, सेंट्रल और स्टेट दोनों सब्सिडीज़ या बेनिफिट्स? नहीं, जनरली दोनों सब्सिडी नहीं अवेल कर नहीं सकता, या अवेल तो कर स्टेट की सब्सिडी हम्म। अवेल मिलेगी या फिर स्टेट सेंट्रल की सब्सिडी मिलेगी। तो सर जैसे कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट डाल रहा है, उसको सबमिट करनी है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो बोरोअर हैं, तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, एक बार आप ऑडियंस को बता दीजिए, बिकॉज एक साथ उनको पता होना चाहिए ना क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो एक साथ कैरी करें, अगर अप्लाई भी कर रहे हैं तो साथ में रखें, जिससे उनको लोन इजीली मिल जाए, प्रोसेस इजी रहे। देखिए, सबसे पहला अहम डॉक्यूमेंट है वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ओके। कोई भी बोरोवर अपनी पूरी कंप्लीट प्लानिंग में हम्म की रिपोर्ट देता है, हम्म वो चाहे अपने सीए से बनवाता है या कोई हम्म फाइनेंशियल कंसल्टेंट से हम्म बनवाता है, हम्म कि अपना कंप्लीट बिजनेस प्लान, कि हम्म उसकी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, हम्म उसकी ओवरऑल की इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, हम्म वहाँ कहाँ परचेज करेगा, कहाँ हम्म सेल करेगा, क्या उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी, हम्म और वो फर्दर प्रोजेक्शन देता है अप टू 10 ईयर कि 10 ईयर्स में वो कैसे सेल्स अचीव करेगा, और अगर कोई लोन लेता है, प्रोजेक्ट लोन लेता है, तो उसका रिपेमेंट वो किस तरह से करेगा। ओके। ये तो एक मेन डॉक्यूमेंट हो गया। इसके अलावा अपने केवाईसी सबमिट करने होते हैं, अपने पर्सनल या कोई कंपनी ऑलरेडी है तो उसकी बैंक स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है। इसके अलावा अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो जीएसटी की रिटर्न्स भी सबमिट करनी होगी, उनका रजिस्ट्रेशन भी सबमिट करना होगा, और अगर मान ली कोई एग्जिस्टिंग लोन्स चल रहे हैं तो उनके रिपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड और रिपेमेंट शेड्यूल वगैरह भी सबमिट करने होते हैं, जिसके बेसिस पर बैंक फिर डिसाइड करता है कि इनको प्रोजेक्ट लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो सर आपने तो मतलब आपका 25+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपके तो बहुत ऐसे केसेस रहे होंगे जहाँ आपने ऐसे लोन्स करवाए होंगे, तो आप थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए, थोड़े केसेस बताइए, कुछ अच्छे अच्छे केसेस की क्या प्रोसेस रहता है, कैसे आपने हेल्प करी अपने जो बोरोवर्स आपके क्लाइंट्स आए। देखिए, जब भी लोन लेने का कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट लोन की के लिए जाए कोई बोरोवर, तो उसको डिटेल स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, जो कि जिससे उसकी कॉस्ट काफ़ी कम हो सकती है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ। जनरली प्रोजेक्ट लोन में क्या दिक्कतें बोरोवर्स को आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम्स आती है, उनके पास कोलेटरल सिक्योरिटी या तो होती नहीं है, या होती है तो काफ़ी कम आती है। पहले सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि प्रोजेक्ट लोन में भी वेराइटीज होती हैं, कि उनको पहले तो किस बैंक के पास जाएं। भाई इतने बैंक्स हैं, सही और बैंक कैसे हाँ चूज करें। सही चूज कैसे, उनका भी रेट का बड़ा फर्क है। एक बैंक हो सकता है 8% पे दे रहा है, वही लोन दूसरा बैंक 10% पे दे रहा है। तो पहले तो हो गया कि कंपेयर करना कि भाई किस बैंक पे पास जाना चाहिए। उसके लिए उसको उस बैंक के बारे में, उसकी स्कीम्स और उन सब के बारे में पता होना चाहिए। तीसरी होती है कि गवर्नमेंट्स की सेंट्रल और स्टेट कोई सब्सिडी हैं, तो उनके बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि उसको अवेल करोगे तो ओवरऑल कॉस्ट आपके प्रोजेक्ट की काफ़ी कम हो सकती है। राइट। चौथा केस है कि आपने लोन प्रोडक्ट सही चुने। मतलब प्रोजेक्ट लोन लेने के भी कई स्कीम्स और कई ऑप्शंस हैं। राइट। अगर आप मान लो ज़्यादा सिक्योरिटी देते हो तो बैंक कहता है रेट कम कराएगा, कर देगा। अगर मान लीजिए आपने कहा कि नहीं मुझे इस स्कीम में चाहिए और उसमें सिक्योरिटी मान लो आप कम देते हो, तो लोन इंटरेस्ट वो बढ़ा देगा। तो एक ही करके मैं 2-3 केस स्टडी से मतलब आपको समझाता हूँ, जिससे कि दर्शकों भी समझ में आएगा कि भाई कैसे सही लोन प्रोडक्ट सुन के आप अपने ओवरऑल कॉस्ट को काफ़ी कम कर सकते हैं। एक हमारे क्लाइंट थे, वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह में डील करते थे। वो रिफिलिंग का काम करते थे, बड़े प्लांट से लेते थे और छोटे प्लांट्स में बेचते थे। उनका लगभग 30-35 करोड़ की टर्नओवर थी उस समय। जो है उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उन्हें अपना खुद का प्लांट लगाना था, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का प्लांट खुद का लगाना था, जिसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग 40 करोड़ के आसपास थी, जिसमें 30 करोड़ रुपए प्लांट की कॉस्ट थी और 10 करोड़ के आसपास उसकी इंपोर्ट ड्यूटी थी एक्चुअली। राइट। तो जब हमने उनका पूरा बिजनेस मॉडल समझा तो फिर हमने उनको कुछ सजेशन दिए, उससे ओवरऑल कॉस्ट उनकी काफ़ी कम आ गई। उनका ये प्लांट जो है हरियाणा में लगना था। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने उनको एडवाइस दी
कि हम लोग इसमें एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं, जिससे आपकी इंपोर्ट ड्यूटी इमीडिएटली बच जाएगी, जो कि इंपोर्ट ड्यूटी लगभग 10 करोड़ के आसपास थी। उसके बाद हमने उनको सजेशन दिया कि भाई अपना लोन जो है हम लोग इंडियन करेंसी में ना लेके फॉरेन करेंसी में लेते हैं, क्योंकि उनका प्लान ये था कि उनकी ऑलरेडी कंपनी थी और वो वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं बैंकॉक में, और वो फर्दर वहीं बैंकॉक में सेल करती है एक्चुअली। तो इस केस में हमने सिडबी के साथ में फॉरेन करेंसी टर्म लोन के लिए अप्लाई किया, जो कि उस समय इंटरेस्ट रेट 5.5% का था। आप समझिए, एक सही लोन प्रोडक्ट, एक सही स्कीम समझने से लगभग उनको 15 करोड़ रुपए का बेनिफिट हो गया है। तो अगर वो यही लोन इंडियन करेंसी में लेते तो क्या डिफरेंस आता? तो 9% ब्याज लगता। अच्छा, तो इंटरेस्ट रेट कम हो गया एक तरीके से, बहुत कम हो से गया, कम 4%, बिल्कुल 4% के आसपास। और उनकी नेचुरल हेजिंग हो गई, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करते तो उनके पास डॉलर ही आता, राइट, और उन्होंने लोन भी डॉलर में ही ले लिया, तो उनको कन्वर्जन नहीं करना पड़ा। तो एक तरह से नेचुरल हेजिंग भी हो गई, ओवरऑल फाइनेंस कॉस्ट भी कम हो गई। एक और मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। एक हमारे क्लाइंट थे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफी उनका मार्केटिंग का एक्सपीरियंस था, और वो अपना सेटअप लगाना चाहते थे। उनके पास सिर्फ 70 लाख रुपए की अपनी घर की प्रॉपर्टी थी, उनका फ्लैट था। उन्होंने लगभग 3 करोड़ रुपए का प्लांट जो है सेकेंड हैंड उन्होंने कहीं से लेना था, और उनकी रिक्वायरमेंट 2 करोड़ की वर्किंग कैपिटल की थी। तो वो जब हमारे पास आए तो हमने CGTMSE स्कीम में उनको लोन अरेंज करके दिया। तो उनकी जो 70 लाख की जो प्रॉपर्टी थी, 70 लाख की जो प्रॉपर्टी थी वो, और उस पे ही हमने 5 करोड़ का लोन अरेंज कराया। 4 करोड़ 30 लाख पे CGTMSE कवर कर लिया, जिससे ओवरऑल उनको 5 करोड़ की फंडिंग भी मिल गई। अब उनकी फैक्ट्री थी राजस्थान में जो है, तो राजस्थान में भी क्या था कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था उस पे 25% की कैपिटल सब्सिडी थी, तो वो सब्सिडी भी वो उनको मिल गई। तो एक तरह से क्या है कि अगर किसी को सही से अपनी स्टेट या सेंट्रल की स्कीम का ही पता हो, किस लोन प्रोडक्ट में जाना हो वो पता हो, तो उसके बेसिस पर वो काफी सस्ता लोन अवेल कर सकता है, और ओवरऑल अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है। बिल्कुल। तो सर अब ना एक रैपिड फायर राउंड करेंगे। मैं थोड़े से आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, बेसिक आप बस उनका थोड़ा आंसर बता दीजिएगा। ठीक है। जैसे कोई फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर है, पहली बार स्टार्ट कर रहा है कोई भी अपना बिजनेस, तो उसके लिए लोन लेना पॉसिबल होता है या नहीं होता? हाँ बिल्कुल होता है। जैसे 4-5 लोन स्कीम है, मैं बताता हूँ। मुद्रा लोन स्कीम है, CGTMSE लोन स्कीम है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, देन उसके बाद है स्टार्टअप इंडिया लोन स्कीम है। तो ये 4-5 लोन स्कीम्स हैं जिसमें कोई भी नया एंटरप्रेन्योर लोन ले सकता है, और PMEGP स्कीम में सब्सिडी भी क्लेम कर सकता है। ये सब हम वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा सर जैसे फॉरेन या वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पॉसिबल होता है या नहीं? फॉरेन या वर्ल्ड बैंक जो है जनरली जो इंडिया की एजेंसी जैसे सिडबी है उनको फंड देती हैं, फर्दर वो फंड MSME को देते हैं, लोन देते हैं। तो इंश्योरेंस कराना ऐसे लोगों के लिए, बोरोअर्स के लिए ज़रूरी होता है या नहीं होता? हाँ बिल्कुल, जो कैपेक्स किया है, जो लैंड बिल्डिंग है और जो मशीनरी है, वहाँ उसका इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। ओके। तो जैसे बहुत मल्टीपल स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की ही निकाली हुई, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, क्या ये मल्टीपल स्कीम्स को कंबाइन करके बोरोअर ऑफर अवेल कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। जैसे PMEGP में किसी को लोन लेना है और उसके पास सिक्योरिटी नहीं है, तो वो CGTMSE स्कीम में कवर लेके विदाउट सिक्योरिटी लोन अवेल कर सकता है। वो सब्सिडी भी अवेल कर सकता है। तो इस तरह से 2 स्कीम को मर्ज करके भी लोन लिया जा सकता है। तो सर अब लास्ट क्वेश्चन, बस थोड़ी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स बता दीजिए जो यूजुअली बोरोअर्स करते हैं, जिससे जो हमारी ऑडियंस देख रही है और इनमें जो लोग हैं जो कि लोन लेने वाले हैं वो ऐसी मिस्टेक्स को अवॉइड करें। देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि जब भी लोन लेने कोई जा रहा है तो उसको प्रॉपर अपना बिजनेस प्लान या प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, क्योंकि बिना उसके कोई भी बैंकर आपको सही से एंटरटेन नहीं करेगा। उसके बाद जब भी लोन के लिए, प्रोजेक्ट लोन के लिए जाएं, तो उसमें अपनी स्टेट और सेंट्रल की सब्सिडीज कुछ हैं तो उनको पता होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप उसको मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तीसरा है कि सही लोन प्रोडक्ट चुनें। ज़्यादातर मैंने देखा है कि MSME ओनर्स
बिजनेस लोन ले लेते हैं, राइट, और उससे वो मशीनें खरीद रहे हैं, उससे वो कैपेक्स करते हैं। तो ये एक बड़ी क्योंकि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% होता है, मशीन लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% होता है, राइट, हाफ, जस्ट हाफ। तो दूसरा, जो स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी होती हैं, कैपेक्स की सब्सिडी होती हैं, जनरली वहाँ कंडीशन क्या होती है कि आपने प्रोजेक्ट लोन लिया होना चाहिए, तभी वो सब्सिडी आपको मिलेगी। अगर किसी बैंकर ने बोरोवर ने बिजनेस लोन ले लिया और उसके बेसिस पर मशीन ले ली, तो वो एक तो इंटरेस्ट भी भर रहा है ज़्यादा, दूसरा टेन्योर भी कम मिला, और तीसरा वो सब्सिडी के लिए भी इंटाइटल नहीं है जो। तो ये बड़ी मेजर मिस्टेक है, इन सबको कोई भी बोरोवर मतलब अवॉइड कर सकता है। इसके बाद बिजनेस प्लान प्रॉपर बनाए, अगर कोई सिक्योरिटीज वगैरह हैं तो बेटर है बैंक को ऑफर करे, जिससे कि उसका क्रेडेंशियल बनते हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है और उसका चांस ऑफ अप्रूवल भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, जब लोन अवेल कर लें तो उसको टाइमली कंप्लीट करें, अपना प्रोडक्शन टाइम से स्टार्ट करें, और सिविल का जरूर ध्यान रखें, कभी भी टाइम मतलब लेट पेमेंट ना करें, टाइम पर पेमेंट करें। ओके, तो थैंक यू सर, यही सारे क्वेश्चंस थे हमारे जो कि हमें जानने थे, जिनके आंसर्स बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके ओपिनियंस जान के, आपसे इतना सब डिस्कस करके, आपने इतनी ज़्यादा अपनी नॉलेज शेयर करी हमारी ऑडियंस में, हम लोग के साथ। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू दिशा, थैंक यू लिसनर्स, थैंक यू सर, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। तो दोस्तों, फाइनेंस की मज़ेदार गुफ्तगू यहीं ख़त्म होती है, पर आपके सपनों का बिजनेस अभी बस शुरू हो रहा है। अब सुनो मेरा सुपर सिंपल फंडा। लोन चाहिए, वर्किंग कैपिटल, प्रोजेक्ट लोन, मशीनरी फाइनेंस, CGT MSc लोन अप टू 10 करोड़ बिना कोलैटरल, प्राइम मिनिस्टर मुद्रा, PMEGP सब्सिडी, सब FinanceSaver.com से पॉसिबल है। बिजनेस ग्रो करना है, पिच डेक, CMA डेटा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बिजनेस वैल्यूएशन, फाइनेंस एडवाइजरी, वन स्टॉप सोल्यूशन। स्पेशल स्कीम्स, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, रिन्यूएबल एनर्जी, IREDA, सिडबी फंडिंग, PM कुसुम, हर स्कीम का लेटेस्ट अपडेट यहाँ मिलेगा। और सबसे बड़ा धमाका, सब कुछ ऑनलाइन, बस डॉक्यूमेंट्स भेजो और रिलैक्स करो। अब करना क्या है, तुरंत कॉल करो 9863020202 पर, या विजिट करो FinanceSaver.com। रिमेंबर, चाहे लोन हो या सब्सिडी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो या फाइनेंस प्लानिंग, FinanceSaver.com इज़ योर वन स्टॉप फाइनेंस पार्टनर। चलो मिलते हैं अगली फाइनेंस वाली मस्ती में। टिल देन, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग, बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।